की तमन्ना होती कि उसका चेला जो है शक्कर नहीं बल्कि मिश्री जैसा हो जाए। आशिका, मनीता, राजेंद्र, मनोरमा, वीर बहादुर, कैसे हो आप सभी बेटा? और हर गुरु की यही तमन्ना होती है भाई, कुछ हर गुरु की यही तमन्ना होती है कि उसका शिष्य उससे कई गुना आगे बढ़े, है कि नहीं? तो आ जाएं सभी फटाफट बेटा, नेटवर्क इशू आ गया। ये दिक्कत तो हमेशा रह रही। शिष्य मोहन, अच्छा शिखा ने लिखा, शिष्य मोहन, मनीता, वीर बहादुर, अनुराधा, क्या हाल है आप लोग? बढ़िया हो? अच्छा, वो ग्रुप पर पूरी नजर है उसकी, शिखा की पूरी नजर ग्रुप पर बनी रहती। कैसे हो आप सभी? क्लियर है? तो कल की क्या स्थिति है? कल आप लोग क्या करेंगे? गुरु ने कल पढ़ेंगे। बीना, ये बीना कौन है? कोई न्यू स्टूडेंट है? बीना आज पहले दिन जुड़ी हैं? बीना जी आप पहले दिन जुड़ी हैं, न्यू स्टूडेंट है या पहले की हैं? जी सभी पढ़ोगे? वाह भाई वाह। तो कल एक अभ्यास प्रश्न के लिए तैयार रहना, विशेषकर थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, यूजीसी पीजीटी वाले, उसमें टीजीटी भी लगे रहे। कल तक रहेगा, कल के बाद सुनो, कल पढ़ लो, कल पढ़ लो, कल के बाद सीधे एक सप्ताह की छुट्टी है, संडे टू संडे। गुड इवनिंग। अच्छा बीना जी आप पुरानी स्टूडेंट है, लाइव नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, चलिए देखा करिए, कोशिश किया कर। वैसे 8 बजे क्लास रहेगी, ये तो इधर बीच बस दीपावली तक, इधर बीच दीपावली के कारण ऐसा हुआ, समय मिल गया। स्वाति, राजू, बीना, तो कल सभी एक अभ्यास प्रश्न करेंगे 10-20 क्वेश्चंस का। वो तो करना ही है, नहीं करोगे तो कैसे मेरिट में आओगी? हालांकि ऐसा कोई नहीं लिखा है कि अल्टीमेट जीएस नलक पास होना है, सब्जेक्ट नलक दोनों की मिलाकर मेरिट बनती है। तो जीएस कोई हवा ना बनाओ, इतिहास तुम्हारा अपना है, पॉलिटी तुम पढ़ती हो, संविधान तुम्हारा अपना है, तो 7-8 क्वेश्चन 30 में तो ऐसे बन जाएगा। कुछ करंट पढ़ लो तो 30 में तो 15 तो कहीं नहीं गया, है ना? 30 में तो 15 बन ही जाएगा। बाद आप समझ रहे हैं आप लोग, कल थोड़ा एक बढ़िया टेस्ट पेपर रहेगा, सभी तैयार रहें। कल एक टेस्ट पेपर कराऊंगा, थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, वो हम पीडीएफ लगा के यहां पर कराएंगे, वो टाइप नहीं रहेगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो हमें अच्छा लगा है, यहां मैं लगाऊंगा आपके लिए, ठीक है? यहां लगाऊंगा, थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा यूजीसी वालों को भी लाभ मिलेगा, जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी लाभ मिलेगा, साथ में आपको भी एक लेबल युक्त प्रश्न मिलेगा, पीजीटी वालों, टीजीटी वालों, ठीक रहेगा ना? तो आइए, टाइप नहीं हो पा रहा क्योंकि टाइपिस्ट अभी टाइप नहीं कर रहा है, वो कहीं परेशान है अपने घर के काम में, तो अभी टाइप नहीं हो रहा, टाइप का मैटर आगे ही मिल पाएगा। तो अभी वैसे पीडीएफ लगा के इसी पे करूंगा, ठीक रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कल अभ्यास प्रश्न कराएंगे, चाहे 15 से 20 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, ठीक है? और इसी समय रहेगा, 5:15 तक ही रहेगा, इससे पहले नहीं रहेगा, ठीक? हो सकता 5:30 भी हो सकता, अगर बाहर मुझे जाना पड़ गया, क्योंकि विद्यालय जाना ही है, तो जनरली 5:15 रहेगा, कल स्कूल बंद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल मिसलेनियस रहेगा कृष्ण मोहन,
कृष्णमोहन मिसलिनियस रहेगा एक मॉक टेस्ट मॉडल का, और वो पूरा कराएंगे, फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो कल नहीं हो पाएगा, बाद की क्लास में होगा। तो कल पढ़ा के फिर आपकी दीपावली की छुट्टी होगी, और वो छुट्टी चलेगी 6 दिन की, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि संडे संडे बंद रहता ही है। तो तो हम गांव जाएंगे, हमारे प्रयागराज हम आएंगे, और फिर वो पूरा वीक हम रहेंगे, पूरा वीक रहेंगे, संडे को वहां से वापस आएंगे। अच्छा, तो माने मैं छुट्टी ना मनाऊं? हाँ बेटा, हम घर पे अपने नहीं है, गांव जाएंगे मिस्टर राजू सिंह, खुद पढ़िए इसी में पूरा प्रीवियस ईयर सारे रिवीजन कर डालो। राजू सिंह या ऑल ऑफ यू जितने भी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी वाले यूजीसी का 5 साल का रिवीजन कर ले, अगर पढ़ने की इच्छा है तो 2 दिन तो दीपावली लेके जाती है, और 2-3 दिन उसके बाद जिसको जहां जाना अपना एंजॉय करे। शेष अगर समय किसी के पास बच रहा है, एलटी वाले हैं, तो पूरा जो भी कोई एक आप खरीदे हो सॉल्व पेपर, उसे पूरा रिवीजन कर डालें, और जो पीजीटी वाले हैं उनको भी सब रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग सिर्फ क्वेश्चन दोहराइए, क्वेश्चन, है ना बेटा? तो बेटा हम जाएंगे तो बीच बीच, हालांकि प्रयागराज रहेंगे, चाहे तो जाकर के आप उस कोचिंग में ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारी छुट्टी हो जाती है बेकार। जैसे गर्मियों में बर्बाद हो गई हमारी छुट्टी पूरी, हम लोग बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है बेटा, गर्मी में मिलती है। अब उसमें भी आके मैं क्लास ले रहा था बार बार ऑनलाइन, है ना? तो छुट्टी का मतलब छुट्टी होती है यार, कोई काम नहीं, 5-6 दिन अब रिलैक्स, कोई काम नहीं करूंगा, बस अपने हिसाब से एंजॉय करूंगा। और मैं तो कहूंगा तुम लोग भी 2-3 दिन एकदम फ्री माइंड पूरा छोड़ दो, कोई टेंशन लेके मत जियो। त्योहार इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया ही है कि त्योहारों में भरपूर एंजॉय करिए, मेंटल स्ट्रेस को छोड़ दीजिए पूरी तरीके, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस लेके जियोगे तो त्योहार भी नहीं जी पाओगे। और ये तरीका होता है रिसाइकल होने का, रिचार्ज होने का। तो ये जो छुट्टी मैं दे रहा हूं, इसमें जम के एंजॉय करिए, रिलैक्स हो जाइए, बस पढ़ने का मन करे, क्योंकि पढ़ने की हैबिट हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना और कुछ मत पढ़िए, ये गोल्डन चांस है आपके लिए कि प्रीवियस ईयर 8-10 साल का इसी छुट्टियों में निपटा लीजिए। आई एम राइट? बहुत से लोग इसमें प्रयागराज से हैं यार, ठीक ना? है या नहीं मेरी आइडिया? बिल्कुल रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। इसके बाद 1 सप्ताह बाद फिर जंग में आ जाओ, जम के पढ़ो, पढ़ाऊंगा और पढ़ो। बिल्कुल टेंशन लेके ना जियो। हम कह रहे हैं जो रोज टेंशन लेके जी रहा है कि अरे अब कैसे होगा, एक एक दिन घबरा रहा है, आज नहीं पढ़े कैसे होगा, तो याद नहीं होता, वो प्रेशर में आ जाता। इसीलिए 2-3 दिन बिल्कुल टेंशन नहीं, पढ़ाई एकदम छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, एकदम छोड़ दो। फिर 3 दिन के बाद जब लौटोगे तो सब याद होगा। सभी सहमत हैं? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मगध का उत्कर्ष का बचा हुआ भाग। रामायण यादव, रामायण यादव जी, आप पहली बार हमारी क्लास में कमेंट्स हैं, तो आप नए हैं या पहले से जुड़े? आज आप हमारे कमेंट्स में आए। तो बेटा हमने अजात शत्रु के बारे में पढ़ाया था, हमने अजात शत्रु का जो युद्ध बताया आपको, कहते हैं कि वो जो वज्जियों से युद्ध लड़ा था, लगभग 10 से 16 वर्षों तक युद्ध लड़ा था, 10 से 16 वर्षों तक। बस बाकी मैंने सारा ये पढ़ा दिया है। कुछ बातें जरा सा और हम बता दें, आइए। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष में हम पहुंच गए थे अजात शत्रु के पास। अजात शत्रु ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा डाला है ना, जो 492 से लेकर 460 बीसी तक शासन किया था, है ना, इसे ऑलमोस्ट हमने पढ़ा दिया। बस 1-2 पॉइंट इसमें रह गया है, 1-2 पॉइंट और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण मिला था किस वर्ष, वज्र कब जीता, ये बताना है।
अजातशत्रु ने वज्जियों से या वज्जी संघ से, वज्जी संघ में कितने लोग थे पता है, बताया था ना, 38 राज्य, 36 राज्य थे, ये पढ़ाया था। वज्जी संघ से 10 से 14 वर्षों तक संघर्ष किया था। ये हो गया एक पॉइंट। एक पॉइंट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के 8वें वर्ष हुआ था। अजातशत्रु के राज्याभिषेक, अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। ठीक है, 8वें वर्ष। चलिए बाद में देख लेते हैं ना रामायण जी, बाद में जरूर देख लिया करिए क्लास। यहां जो चर्चा होती है रिकॉर्डिंग इसीलिए उसमें ऐप पर उपलब्ध रहती है कि जो भी लोग जिनके पास समय नहीं मिल रहा वो लोग लेक्चर सुन लें, है ना, तो अच्छी बात। अब आइए इसके बाद अजातशत्रु के उत्तराधिकारी अलग अलग किताबों में अलग अलग है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी तो अलग अलग ग्रंथ अलग अलग सीक्वेंस बताते हैं, इसीलिए इसे हम यहां रखेंगे बेटा। एक है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार और एक बताते हैं पुराण के अनुसार। पुराणों के अनुसार अलग अलग है। और एक चीज और ध्यान रखिए सभी लोग, बहुत अच्छी बात रामायण जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी भी अपने प्रदेश या उत्तर प्रदेश को लाइक कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का या उत्तर प्रदेश में जो जितने भी जॉब के नॉर्म्स हैं वो लगभग माने केंद्र सरकार के जैसे पूरे नॉर्म्स हैं, तो अच्छा प्रयास है। चलिए पुराण, बौद्ध ग्रंथ और पुराण को अनुसार ये उत्तराधिकारी ध्यान रखिए। उदयभद्र अनिरुद्ध क्रमशः है, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, नागदर्शक, ये तो बौद्ध कहते हैं। अब पुराण इधर क्या बताए पड़े, उलट दे रहे हैं पुराण, पुराण एकदम कहानी है पलट दे। दर्शक नंदिवर्धन, उदयन, महानंदन, महानंदन फिर हाल है, लेकिन जो एथेंटिसिटी है वो इसकी, जो एथेंटिसिटी है वो इसकी। ठीक है, तो आइए इसके अनुसार इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई पॉलिटिकल उल्लेख नहीं है इन सभी का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको उदयन के बारे में थोड़ा सा मिलेगा और थोड़ा दशक के बारे में मिलेगा। तो आइए अजातशत्रु के उत्तराधिकारी में हम बात लेके चलते हैं आपको उदयन या उदयभद्र की। उदयन या उदयभद्र, उदयन अलग है, उदयन अलग है। 460 से 444 तक इसके समय का उल्लेख मिलता है। 2 से 3 प्रमुख घटनाएं हैं जिसे आपको बस ध्यान रखना है।
2 से 3 प्रभु। अजात शत्रु एवं पद्मावती, पद्मावती की संतान। तो पद्मावती जानते हो कौन थी? वत्सराज उदयन की पुत्री थी। माने उदयन का ननिहाल वत्स प्रयागराज में था या कौशाम्बी में था, क्योंकि उसकी माता पद्मावती वत्स महाजनपद की थी। आई, ठीक है। दूसरी चीज, पिता की हत्या के पश्चात सिंहासनारूढ़, है ना। दूसरा, तीसरा पॉइंट, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, कुसुमपुर नामक नई राजधानी का निर्माण यह 3 नदियों के संगम पर है। गंगा, सोन, और एक नदी और है यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक नदी और, गंगा, सोन और जो कहाँ लिखा, मैंने लिखा है कागजों में बेटा, 1 मिनट। ये 3 नदियों के संगम पर है, 1 मिनट। अब 3 नदियां हैं, लेकिन तीसरी हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा। किसी को याद है? गंडक, गंडक तो पहले ही है यार। गंडक वहां कहां, गंडक पटना के आसपास है। कोई और नदी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल हमने कहीं नोट किया है लोहा की लोकल नदी, फिलहाल हो सकता है गंडक ही कहीं दे रहा हो। चलिए, अब हम इस पर बात नहीं करें। हमारा हमने कहा लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। कहीं हमने लिखा यार, लेकिन ये तो डन है कि 3 नदियों का संगम है वहां। पता नहीं, खोजने से नहीं मिलता। चलो बाद में बता देंगे, ठीक है बेटा। कहीं लिखा, चलो फिर सोनपुर में गंडक है, तो सोनपुर वहीं पास में है क्या? चलो फिर आप लोग कह रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं। माने मुझे जब तक मेरा लिखा नोट्स नहीं मिल जाएगा, मुझे ध्यान ही नहीं आएगा। ठीक है बेटा, फिलहाल लेकिन ये कंफर्म है कि 3 नदियां। चलिए आप लोग, चलिए ठीक है, हो सकता पटना की नियर। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन मैं तब भी नहीं मानूं जब तक हम नहीं देख लेंगे, है ना बेटा। हमने लिखा है, हो सकता है गंडक ही लिखा हो, लेकिन अब मेरे माइंड से समय स्वैप हो गया। तो फिलहाल आप लोगों की डिमांड पर लिख दिया मैंने। चलिए, तो ये 3 नदियां। फिर अब ये जैन धर्मानुयायी था, जैन धर्मानुयायी, यह जैन धर्मानुयायी था, बौद्ध नहीं था। ये जैन धर्म का, पाटलिपुत्र में जैन चैत्रगृहों का निर्माण कराया था।
अवंती, नरेश, पालक के जैन वेशधारी भिक्षुक ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक बेटा, ये रहा बस उदाइन समाप्त। इसके बाद कुछ भी नहीं है। बस अंत में कहते हैं कि नागदशक की चर्चा होती है। उदाइन के बाद अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक शासक बनते हैं क्रमशः। बस ठीक है। और अंत में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक या नागदर्शक की हत्या कर शिशुनाग उसका मंत्री था या राज्यपाल था। शिशुनाग ने मगध पर अधिकार कर लिया। है ना। अब इस शिशुनाग के बारे में कहता जाता है यह इसका अमात्य था। शिशुनाग काशी का अमात्य था। अमात्य, काशी का अमात्य था, लगभग गवर्नर जैसा पद था उस समय, बड़ा अधिकारी था। माने शासक बनने से पूरी ये वाराणसी या पुनपुन वहां कहां है यार नेहा जी? पुनपुन वहां नहीं है, पुनपुन तो गया में। नेहा सिंह जी, नेहा सिंह राठौर तो है नहीं आप? नेहा सिंह, ठीक है। पुनपुन तो गया में, बोध गया। चलिए क्लियर हो गया। अब भैया आ जाओ शिशुनाग वंश के बारे में बात कर लेते हैं। शिशुनाग बड़ा दमदार एक शासक था भैया। शिशुनाग वंश समय 412 से 344। आपको बताया ही था कि इसका जो संस्थापक है शिशुनाग उसका अमात्य था। शिशुनाग का इंडिविजुअल टाइम 412 से 394 BC तक था। ठीक बेटा, अब आ जाओ इसके बारे में। नागवंशीय था। वैसे भी कहा जाता है कि वाराणसी के आसपास नागवंशीय शासक, नागवंशीय सरदार। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है अवंती एवं वत्स पर अधिकार कर मगध में मिलाया। माने ये मगध से बाहर थे, मगध में मिलाया। वज्जियों पर नियंत्रण हेतु वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दो राजधानी, पाटलिपुत्र भी थी और ये भी।
बस इसका काम यहीं से खत्म। बस यही दो प्रमुख उपलब्धियां हैं। पहली चीज एक नया राजवंश स्थापित करना, दूसरी चीज मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार करते हुए, है ना, वत्स और अवंति पर भी अधिकार कर लिया, और तीसरी चीज वज्जियों के लिए नियंत्रण पर उसने वहां पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ कालाशोक। कालाशोक या इसी को कौवे जैसा काला, काक वर्ण माने कौवे के वर्ण वाला काला अशोक, माने इसका नाम अशोक था, है ना। काला अशोक, काला शोक हो गया, माने काले रंग का अशोक। एक अशोक तो है, एक काला अशोक, और इसका मतलब ये काक वर्ण माने कौवे जैसा काला। 394 से 366 तक प्रमुख उपलब्धियों की जब मैं इसके बात करता हूं, वैशाली की राजधानी समाप्त कर पाटलिपुत्र को ही राजधानी स्थापित किया। मैंने दोनों जगह से हटा दिया, एक ही जगह। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली 383 में, 100 साल में वैशाली में आयोजित करा। इसका मतलब है क्या था, बौद्ध था, यह बौद्ध धर्मानुयायी था। ठीक है, महापद्मनंद ने इसकी छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। लेकिन ये अंतिम शासक मत मान लेना। उसके बाद महापद्मनंद अपने अंडर में एक नया राजा बनाया, अपना पिछलग्गू नंदीवर्धन। नंदीवर्धन या महानंदेन। नंदवंश का, सॉरी नंद कह रहा हूं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। महापद्मनंद नंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। बस कुछ नहीं है, बस थोड़े थोड़े डेटा। तभी तो काला शोक, तभी तो काले रंग का अशोक। आओ, शिशुनाग हो गया, नंद वंश में आ जाओ। नवनंद कहा जाता, नवनंद जैन धर्मानुयायी भी था।
344 से 322 बीसी, कहीं कहीं 24, 21 बहुत है, लेकिन एक पॉपुलर नाम यही। आइए, इसका संस्थापक महापद्मनंद, जो पर्टिकुलर इसी के शासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन धर्मानुयायी। और इन नंदों को नवनंद कहा गया। नवनंद शासन, नवनंद वंश, अर्थात इसमें कुल 9 शासक हुए। हम नाम लिख लेते हैं। महापद्मनंद, वैसे कभी आज तक आया नहीं, लेकिन भाई क्या पता कब पूछ ले। इसी को उग्रसेन कहते हैं। पांडुक, पांडुगति, पांडुक अलग है, पांडुगति अलग है। भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, गोविषाणक, दास सिद्धक, कैवर्त और अंत में घनानंद। ये नवनंद शासकों का उल्लेख मिलता, यही इसका अंतिम शासक। तो पहले और अंतिम के बारे में इतिहास पता है, बाकी इन बीच के 7 शासकों की कोई भी पॉलिटिकल जानकारी नहीं, कोई भी राजनीतिक उपलब्धियां नहीं। राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियों का कोई साक्ष्य नहीं। ठीक है, बस इसका है और इसका। तो अब आ जाओ महापद्मनंद की बात करते हैं। इसकी प्रमुख उपाधियां, उपाधियों से ही किसी के वैल्यू निर्धारित हो जाती है कि इतनी इसकी उपाधि है। यूनानी इसे अग्रमीस कहते हैं, सॉरी, तो घनानंद को कहते थे यार सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का विनाशक, सर्वछत्रांतक, जबकि फर्जी बात कर रहा। हाँ, भार्गव, द्वितीय परशुराम, कलि का अंश, और अपरो परशुराम, मान द्वितीय परशुराम का मतलब ये भी होता, मतलब अपरो परशुराम, है ना। और जो सबसे प्रमुख पॉलिटिकल उपाधि थी, एक राट उपाधिधारी मगध का प्रथम शासक। क्यों ऐसा कहा जा रहा? क्योंकि इसने दक्षिण भारत पर भी अटैक किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण कर
अस्मक, अस्मक भी जीत लिया। अस्मक एवं कलिंग पर अधिकार किया था इसने। बहुत बड़ी विक्ट्री थी, इसीलिए इसे एकराट उपाधिधारी कहते हैं। और कहते हैं कि इसी समय यहां से जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। ये कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल कहता है ना, अस्मक पर भी इसी ने अधिकार किया। तो दक्षिण पर आक्रमण करने वाला उत्तर का माने मगध का पहला राजा अगर कोई है तो महापद्मनंद है ना, महापद्मनंद है। इसके अलावा और कहां जीता, माने दक्षिण के अलावा अस्मक और कलिंग दो बड़ी विजय थी, और इसके अलावा उत्तर में कहा सूरसेन भी जीत लिया। सूरसेन समझते हो ना, मथुरा, सूरसेन। कौशल तो पहले ही था, खैर इक्ष्वाक, इक्ष्वाक यहां कौशल में शासन करते थे अयोध्या में। पांचाल भी पहुंच गया बरेली। काशे माने काशी क्षेत्र, पूर्व दिल्ली, पूर्व महाजनपद, मैथिल माने मिथिला, हाय और वीतिहोत्र क्षेत्र है कोई, जिसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है ना। इसका मंत्री कौन था, प्रमुख मंत्री कल्पक। कहते हैं कि सबसे पहले इसी ने चाणक्य को अपने प्रशासन में सम्मिलित किया था। सर्वप्रथम इसी ने चाणक्य को प्रशासनिक पद प्रदान किया था। ठीक है, ये बेसिक पूरी जानकारी मैंने आपको यहां से दे दिया। अब आओ तुरंत हम घनानंद की बात कर दें, ठीक है ना। बस इससे बाहर में कभी कोई प्रश्न आया है ना आएगा। पाणिनि भी इसके मित्र थे ऐसा कहा जाता, पाणिनि को भी संरक्षण दिया, पाणिनि भी मित्र थे, ध्यान रखना। चाणक्य को प्रशासनिक पद दिया और पाणिनि को से भी मित्रता की थी। अब आ जाइए घनानंद। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज कहा गया। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय में पश्चिमोत्तर भारत पर हुआ था। इसके जो प्रमुख सेनापति थे वो कौन थे, भट्टशाल, भट्टशाल
तथा मंत्री शकटाल, सेनापति भद्रशाल, मंत्री सकटाल जयंत, आर्थिक सलाहकार चाणक्य। तो इतने योग्य लोगों से घिरा था, फिर भी राजनीति का शिकार हुआ और अंत में सत्ता से भगा दिया गया, सत्ता से इसे हटाया गया। इसे बहुत ही क्या हो गया, माने इसके अंतर्गत इसकी बहुत स्थिति खराब हो गई। जनता पर अत्यधिक करारोपण के कारण जन विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संरक्षण देकर घनानंद की हत्या करा दी। घनानंद की हत्या करा दी। कहते हैं कि जैनी इतना टैक्स लगाते थे कि जनता विद्रोही हो गई। इनके टैक्स के बारे में कई जगह पता चलता है कि वृक्षों की गोंद, पशुओं के चमड़े, खान की पत्थरों, सभी पर कर लगा दिया जाता था। और इतना धन था कि गंगा नदी के अंदर गुफा में धन छुपा रखा था, स्तूपों में धन छुपा रखा था। ऐसा उल्लेख मिलता है, संगम साहित्य में मिलता कि नंद शासक साइबेरिया से सोना मंगवाते थे। वेनसांग और मामुल्लार ने कहा कि नंदों के पास अतुल धन संपदा है। 5 जैन स्तूपों में इन्होंने अपना धन छुपाया। आइए अब जैन नंदों का मूल्यांकन नोट पॉइंट में ले लो। नंद वंश के पास अतुल धन संपदा थी, जिसका विवरण अनेक प्रसंगों में प्राप्त हुआ है। तो 2 प्रमुख प्रसंग हैं, ध्यान रखना। एक संगम कवि मामूल नार और दूसरा चीनी यात्री वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग। ये 2 प्रमुख इनके विवरण। कैसे? मामुल्लार के अनुसार नंदों ने गंगा नदी की जलधारा के मध्य
जलधारा के मध्य अपना राजकोष छुपाया था, बहुत लूटा। दूसरा प्रसंग, नंद शासक साइबेरिया से स्वर्ण आयात करते थे, मंगाते थे। चीनी यात्री वेनसांग कहता है, वेनसांग क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में, पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में नंदों ने अतुल धन संपदा छुपाई थी। बस खत्म, ये क्लियर। अब इसके बाद भारत पर विदेशी हमला होगा, भारत पर विदेशी आक्रमण होना है, और इसके बाद तब हम मौर्यों की स्थापना करेंगे। तो ये टॉपिक यहीं पर क्लोज, और इसके बाद कल अभ्यास पर, फिर इसके बाद छुट्टी के बाद इसे हम आगे ले चलेंगे। तो माने ये नंदों की स्थिति है, परंतु ये बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे और घमंड में थे। कहा यह भी जाता है कि चाणक्य का बहुत बड़े स्तर पर इसने अपमान किया था, जिससे चाणक्य समझ गया कि जनता पर इतना टैक्स है, जनता पहले से नाराज है, और चाणक्य की राय को भी इसने अनसुना किया। तो चाणक्य ने ठान ली कि ये राजा योग्य, शासक योग्य नहीं है, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। यह घनानंद स्वीकार नहीं करना चाहता था। कल भी क्लास होगी और अभ्यास प्रश्न की होगी, बस क्वेश्चंस तैयार करना, मल्टीपल माने मिक्स क्वेश्चन होगा। उसमें ये नहीं कि सिर्फ यही नंद वंश का आएगा या 6वीं शताब्दी का आएगा, एक कॉमन प्रश्न होंगे। लगभग हम 25 से 30 प्रश्नों को कराएंगे, मॉक टेस्ट टाइप का है, तो एक आइडिया आपको मिलेगी, थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बेहतर होगा। ठीक है, टाइम यही रहेगा जो आज था। बाकी मैंने मगध के उत्कर्ष अजातशत्रु को बताया कि वज्र संघ जो 36 राज्यों का संघ था, 10 से 14 साल तक लड़ा। बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। अजातशत्रु के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराधिकारी उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, जबकि पुराणों में दशक, नंदिवर्धन, उदयन या महानंदिन थे। ठीक है दोस्त। बाकी उदयन पद्मावती का बेटा था, वत्सराज की बेटी, पिता की हत्या के बाद राजा बना, तो इसीलिए ये भी पितृहंता कहा जाता है। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, गंगा सोन गंडक के संगम पर बसी हुई है ना, जैन धर्मानुयायी। अवंती नरेश पालक ने इसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद आपने नाग दशक की हत्या शिशुनाग द्वारा किया, जो उसका अमात्य था काशी का, क्योंकि नाग वंश काशी में शासन करता था, सामंत थे। फिर शिशुनाग के लिए बड़ी उपलब्धि अवंती और वत्स पर इसने अधिकार कर लिया। इसके अलावा वज्र विद्रोह कर रहे थे, उन पर भी नियंत्रण कर वैशाली को राजधानी बना लिया। फिर काला अशोक, काले रंग वाला कौवे जैसा अशोक, हाँ, वैशाली हटा की राजधानी फिर पाटलिपुत्र बनाई। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन, महापद्मनंद ने इसकी छुरा घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद नंदिवर्धन बना, नंदिवर्धन को भी सत्ता से हटाकर महापद्मनंद आ गया। फिर नंदवंश महापद्मनंद, 9 नंद हैं, ये सारे नाम लिखे हैं। उपाधियां सर्वछत्रांतक, भार्गव या द्वितीय परशुराम, कलिका अंश, अपरो परशुराम। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल इसका उपाधि थी, जो प्रैक्टिकल थी, एकराज, पहला शासक था भारत का भी और मगध का। अब तक के सारे टॉपिक ने, पूरे हिस्ट्री के टॉपिक से एक मॉडल पेपर अभी अब तक के टॉपिक में न पढ़ो, पूरा मॉडल पेपर, एक झलक है पेपर की कैसा आ सकता। वो यूजीसी पीजीटी का ज्यादा टारगेट है उसमें, थोड़ा बहुत उसमें टीजीटी वाले भी अगर टफ कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए कॉमन दूंगा सब।
सूरसेन पर भी अधिकार, कौशल पर भी, पांचाल, सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण पर अटैक करने वाला मगध का पहला राजा अस्मक और कलिंग जीता। बाकी ये सब सूरसेन मथुरा भी जीता, कौशल पांचाल तक पहुंच गया, बड़ी चीज है। इसका मंत्री कल्पक था, इसी ने चाणक्य को प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया, पाणिन से मित्रता की थी। देश घनानंद की कहानी आपने देख ही लिया है ना। बाकी अब आप ये यहां पर इसका समापन, ठीक। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ठीक है ना, कैसा रहा? कुछ नया है, कुछ नया पॉइंट है कि सब पुराना? सब मिक्स रहेगा, मिक्स रहेगा। तुम लोग तो कोई बात हल्के में समझ ही नहीं पाते, एक ही बात को तुम लोग इतनी बार पूछते हो। सब रहेगा, कुछ नहीं सोचना है, सब रहे, करना है बस। क्वेश्चन किसी का भी हो, करना सबको। थैंक यू, धन्यवाद।